गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। मैं मनोज सर पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 11th के झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो राजनीति विज्ञान का मॉडल सेट जारी किया गया है उसके संपूर्ण 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों के लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के बाद आपका जो एग्ज़ाम हो वो सरल हो जाएगा। तो आइए फटाफट हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल लगभग एग्जाम में ये पूछता भी है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए, जो मैं मॉडल सेट पर बात करूंगा उसके 40 क्वेश्चन की तो बात करूंगा, उसके अगल बगल घूमने वाले जो उससे मिलते जुलते प्रश्न हैं उस पर भी हम लोग बात करते चलेंगे। तो अगर आप मॉडल सेट पूरा देखेंगे तो 40 के साथ साथ आपके 40 क्वेश्चन अतिरिक्त तैयार हो जाएंगे। तो लगभग हम लोग कुल 80 प्रश्नों को देखेंगे। तो ठीक है, भारतीय संविधान का जो जनक कहा जाता है वो BR अम्बेडकर को। और एक इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार की अगर बात करें तो आप वहाँ पे लिख देंगे BN। ठीक है, BN राव। तो BN राव जो थे वे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, तो अगर सलाहकार पूछे संवैधानिक सलाहकार यानी लीगल एडवाइजर तो BN राव थे। और संविधान के जनक कौन थे? तो BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है? तो बुद्धिमान या मूर्ख होना ये किस प्रकार की असमानता है? तो ये प्राकृतिक असमानता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 है प्राकृतिक असमानता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। तो इस कमेटी में कुल जो सदस्य थे उन कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को लेकर के कुल इसमें 7 सदस्य थे। यानी भीमराव अम्बेडकर, उनके अलावा कुल 6 और लोग थे। ये जो 6 लोग थे मैं उनका नाम बोल दे रहा हूँ, फटाफट आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान। 1948 में DP खेतान की मृत्यु के पश्चात TT कृष्णामाचारी को इनके स्थान पर नियुक्त किया गया और N माधवराव सदस्य थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 7 सदस्यों को जाना। जो प्रारूप समिति, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो संविधान हम लोग पढ़ते हैं, देखे हैं, उसकी संरचना जो है इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार की थी, जिसे संविधान सभा के द्वारा चर्चा करके पास किया गया था। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और ये प्रारूप समिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 कह रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल आप जानते होंगे कि ये जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। ठीक इसी की जगह पूछ दे कि लोकसभा का कार्यकाल, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। इसमें एक चीज़ और हम लोग पकड़ के चलते हैं कि यहाँ पे पूछा है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद। ठीक है, राज्यसभा और विधान परिषद इन दोनों का कार्यकाल जो होता है वे 6 वर्ष होता है। और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा इन दोनों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक और चीज इस पर हम लोग देख लेते हैं, जो राज्यसभा होती है वो स्थायी सदन होती है। ठीक है, जो राज्यसभा होती है वो स्थायी सदन होती है, यानी वो कभी भंग नहीं होती। यानी राज्यसभा और विधान परिषद ये स्थायी सदन होते हैं, ये कभी भंग नहीं होते हैं। इनके जो सदस्य होते हैं वे प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3, ठीक है, 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कार्यमुक्त हो जाते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही 2-2 साल पे वे पद से हटते जाते हैं और ये कभी भी भंग नहीं होती है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा ये 5 साल के लिए चुनाव होता है, तो 5 साल के बाद ये भंग हो जाती है। बीच बीच में लोकसभा
बीच में भी किसी आपात स्थिति की वजह से भंग कर दिया जाता है, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो भी राज्यों में या केंद्र में जो है कि उसको भंग कर दिया जाता है, लोकसभा या विधानसभा को। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने राज्यसभा के कार्यकाल से संबंधित इससे मिलते जुलते बहुत सारे प्रश्नों को देख लिया। अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास होता है। तो इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो इस पर डिसाइड करेगा कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। इस पर एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए कि ये जो विधेयक होता है इसको वित्त विधेयक निर्णय करेगा, इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 के सब आर्टिकल जो है 3 यानी सेक्शन 3 में इसका वर्णन किया गया है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि जो कि लोकसभा का अध्यक्ष है, कोई विधेयक कोई वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का जो उसके पास अधिकार होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आप अनुच्छेद 110 का वर्णन करेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बड़ा ही आसान प्रश्न है, आप जानते होंगे, ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ देखिए एक चीज़ और आप क्लियर कर लीजिए कि संविधान सभा के 2 अध्यक्ष नियुक्त हुए, एक अस्थाई, ठीक है, एक अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त हुए थे और एक स्थायी यानी परमानेंट। ठीक है, तो जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो केवल और केवल 2 दिन के लिए, कितने दिन के लिए थे, 2 दिन के लिए। जो अस्थाई अध्यक्ष थे उनका भी नाम नोट करते चलिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको जो है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और उसी दिन इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो मीटिंग हुई वो ही आपकी 11 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से जो है स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का क्लियर हो गया हम लोग को कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 368 में। अब देखिए जो अनुच्छेद 368 है वो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जो हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, तो आप इसको नोट करते चलिए, अलग से कॉपी पेन ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप उसको नोट करिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है भाग 20, ठीक है, अनुच्छेद 368 और भाग 20 में इसका वर्णन है, और ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको कॉपी किया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। ये इसका मतलब ये है कि अगर हमको भविष्य में संविधान बनाने के बाद भविष्य में किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है या संविधान में कहीं संशोधन करना है तो हम इस अनुच्छेद का प्रयोग करके, अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो इसी आर्टिकल को है जो कि संविधान की आत्मा भी मानते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अज्ञानता आवरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो अज्ञानता आवरण का सिद्धांत था उसको जो है कि जॉन रोल्स ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, जॉन रोल्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत की जो संविधान सभा थी उसको गठित करने का आधार जो था किसके पास क्या था, तो वो कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ये कैबिनेट मिशन जो है 1946 में हुआ, प्लान बना कि उसके तहत जो है कि एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो उसके तहत जो है कि संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। चूँकि बीच में भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया, उसके बाद जो है कि फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और उसके बाद इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है।
तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, यानी ये एक हमारे संविधान का एक पार्ट है, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। आप इसको न्यायालय में जाकर के जो है कि वाद दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, तो अगर कोई व्यक्ति उसका हनन करता है तो आप न्यायपालिका की शरण में जा करके आप अपने अधिकारों को पा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए आपके पास वो अधिकार नहीं है कि आप कानून को का सहारा लेकर के, न्यायालय का सहारा लेकर के आप उस पर वाद कर सकें। ठीक है, तो ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को बताया गया है। ठीक है, इसमें कई पहलुओं पर चर्चा किया गया, जैसे महिलाओं और पुरुषों का समान काम का समान मजदूरी दिया जाए, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, काम का अधिकार हो, या 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख की शिक्षा। तो ये सब ऐसे बहुत से नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको प्रेरित होकर के हम अपना काम करते हैं। तो देखिए, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं। तो ये वीडियो में जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मॉडल सेट में जो क्वेश्चन है उसके अलावा मैं इस क्वेश्चन पर विस्तार से बात करूंगा। तो अगर आपके पास कम समय हो तो आप दूसरे चैनल पर जा करके 15 मिनट 10 मिनट वाली वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको अगर समझ के पढ़ना है, कंटेंट को कायदे से पढ़ना है, तो आप इस चैनल पर बने रहें। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप पढ़ाई बेहतर ढंग से करेंगे। आप पढ़ाई के मामले में डेटा बचाने में महारत आप लोग को हासिल होती है, और वही आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैटिंग करते करते पूरे 1.5 GB डेटा ख़त्म कर डालेंगे, लेकिन पढ़ाई के नाम पे आप 200-150 MB भी खर्च करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर कार्यरत रहता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपने पद पर 65 वर्ष तक कार्यरत होता है। 65 वर्ष का मतलब ये है कि उसकी जन्म तिथि, यानी जन्म मान लीजिए आपका सन 1900 में हुआ है, तो आपका जो सेवानिवृत्ति की आयु होगी वो 1965। ठीक है, 1965 के बाद आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो 65 वर्ष का मतलब ये है कि आप 65 वर्ष की आयु के बाद आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो शक्ति होती है एकमात्र व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ही ये केवल शक्ति है कि वो इसमें वृद्धि कर सकता है या फिर कमी कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के पास। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सबसे पहले किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई? संघात्मक शासन पूछ रहा है, तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए कि सबसे पहले जो संघात्मक शासन व्यवस्था थी वो कनाडा में लागू की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? कनाडा में। सबसे पहली संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा में। हमारे संविधान में भी संघात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख है। तो ये जो अगर प्रश्न ये मान लीजिए ये पूछ दे कि हमारे देश में जो, हमारे संविधान में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उसका भी जवाब होगा आपका कनाडा। चूँकि कनाडा जो है संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी केंद्र और राज्य दो अलग अलग होंगे और दोनों मिल करके एक राष्ट्र के तहत कार्य करेंगे, इसे ही हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? तो इसका ऑप्शन सी है। अभी इसके ऊपर मैंने चर्चा किया था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी जो संविधान में संशोधन जो अनुच्छेद 368 है उसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कह करके भी संबोधित किया है। बहुत सारे देशों में आप जानते हैं कि हमारे पहले या हमारे देश के संविधान बनने के बाद भी बहुत सारे देशों में संविधान बने और बहुत सारे देशों के संविधान कोलैप्स भी हो गए, बेकार हो गए। लेकिन हमारे देश के संविधान की यही खूबसूरती है कि अभी इतने वर्षों से, लगभग 1950 में हमारे देश का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था और हम लोग अभी 73वें वर्ष की ओर चल रहे हैं। तो 73 साल से हमारा संविधान जो है बखूबी कार्य कर रहा है। तो उसका एकमात्र कारण है
कि हमारे संविधान में ये संविधान की उपचारात्मक व्यवस्था है, कहीं कोई त्रुटि होती है या कहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ना होता है तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं, और कहीं कोई कमी है तो उसको हम माइनस करके निकाल सकते हैं, उसमें त्रुटि कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलती है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बने रहने पर भी वास्तविक युद्ध का न होना क्या कहलाता है। देखिए ये जो प्रश्न है थोड़े से डाउटफुल है, इसमें दो विकल्प सही हैं, लेकिन जो सबसे सटीक उत्तर जो लग रहा है मुझे वो शीत युद्ध ही लग रहा है, कोल्ड वार जिसको बोलते हैं। ठीक है, चूँकि ये कोल्ड वार जो होता है ये परोक्ष युद्ध के अंतर्गत बिताता है तो इसे भी हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन शीत युद्ध जो है वो ज़्यादा हद तक सही लग रहा है। ठीक है, दो देशों के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति है, यानी तनावपूर्ण स्थिति है लेकिन युद्ध नहीं होता, कोई खून खराबा, बमबारी, गोला बारूद नहीं चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध। ठीक है, जो शीत युद्ध होता है वो परोक्ष युद्ध के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये जो संविधान संशोधन है ये 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां जो संविधान संशोधन है वो 1988 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? सन 1988 में। इसको भी आप याद रखेंगे, 1988 में 61वां जो संविधान संशोधन किया गया उसमें मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर और किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? तो जो वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। ठीक है, कब? वर्ष 1976 में। 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। ठीक है, 42वां संशोधन किसके कहने पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, जिसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। यानी जब हमारा संविधान में 1976 में जब 42वां संशोधन किया गया तो हमारे संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यानी 86वें संविधान संशोधन, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, ये संशोधन हुआ था सन 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में, उसके तहत एक और यानी 10 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जैसे कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, तो इस पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर भी डिटेल में बात कर लिया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब 42वां संशोधन हुआ था 1976 में तो 10 थे, 86वां संशोधन 2002 में हुआ तो एक बढ़ा करके 11 कर दिया गया। अब देखिए, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य थे। ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप याद रखेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 सदस्य थे और इस समिति ने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की ही अनुशंसा की थी। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की अनुशंसा की थी, लेकिन उस समय तत्काल में कुल 10 जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास की किस प्रतिमा को अपनाया? तो नेहरू के नेतृत्व में जो विकास का मॉडल अपनाया गया वो लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए, संविधान के भाग 2, ठीक है, भाग 2 में यानी अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, ठीक है, संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो आप याद ये रखिए कि अगर भाग पूछे तो भाग 2, अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता का वर्णन किया गया, यानी जो भारत में जो जन्म लेता है वो भारत का नागरिकता उसको जन्म से मिल जाता है, यानी भारत में उसके माता पिता भारत के नागरिक हो। कुछ इसके अपवाद भी हैं तो उनको उस सारे डिटेल को अनुच्छेद 5 से 11 में बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीति का पिता किसे कहा गया? देखिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउटफुल है। आधुनिक राजनीति का पिता किसे कहा गया है? तो इस पर भी थोड़ी सी हम लोग विस्तार से बात कर लें। देखिए, आधुनिक राजनीति यहाँ पूछ रहा है ना, तो यहाँ आधुनिक राजनीति का पिता किसे कहा जाता? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मैकियावेली। ठीक है, आधुनिक राजनीति का पिता किसे कहा जाता है? पिता मैकियावेली, यानी राजनीति का पिता भी अगर कहे तो मैकियावेली। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में कहे
कि राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तब आप अरस्तु पर लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब आधुनिक राजनीति या राजनीति का पिता पूछे तो आप मैकियावली को लगाएंगे, और राजनीति शास्त्र का पिता पूछे तब आप अरस्तु को लगा देंगे। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्ति को शिक्षा का सार्वभौमिक अधिकार क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। ठीक है, यानी शिक्षा सभी क्षेत्रों में विकास में सहयोगी है, और शिक्षा से व्यक्ति एवं देश दोनों का विकास होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 22, यदि किसी राज्य की जनसंख्या लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। तो हमारे देश में जो है जो पंचायती राज है वो 3 स्तर पर लागू की गई है। आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, ये 3 स्तर हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन की बात कर रहा है कि जनसंख्या यदि 1 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की जो व्यवस्था होगी वो किस स्तर पर होगी, तो वो व्यवस्था 1 स्तरीय होगी। ठीक है, 1 स्तर पर फिर उसे लागू किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 23, यह किसका कथन है? व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए कानून उसके ऊपर है। तो ये जो कथन है किसका कथन है? सर एडवर्ड कोक का। ठीक है, ये जो ऑप्शन डी है ये सही है, सर एडवर्ड कोक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किसने कहा कि आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है? तो ये जो कथन है ये कथन आपका लेनिन जी का है, लेनिन का कथन है ये। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25, किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल कौन लागू कर सकता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल, किसी राज्य में पूछ रहा है राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल कौन लागू कर सकता है? तो राज्य में आप जानते होंगे कौन लागू करता है, अगर नहीं जानते होंगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको लागू करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो राष्ट्रपति जो है, जो आपका अनुच्छेद 356 है, ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल की घोषणा लागू कर सकता है, और राज्यपाल को आदेश देता है कि आप जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करें, और जो है कि आप अपने स्तर से फिर उस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को बना करके रखें। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? तो देखिए जो 1993 में, ठीक है, 1993 में संविधान में 73वां संशोधन किया गया और 74वां संशोधन किया गया। ठीक है, ये 2 संशोधन हुए। 73वां जो है पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, पंचायती राज से, और जो 74वां है वो नगर निकाय से संबंधित है। तो ये 73वां यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, तो उसका उत्तर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और नगर निकाय की अगर बात करें तो फिर 74वां संविधान संशोधन, और ये दोनों संशोधन जो है 1993 में किए गए थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये जो है आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, धर्म लोगों के लिए अफीम है, यह कथन किसने कहा? तो धर्म लोगों के लिए अफीम है, यह कथन जो है ये मार्क्स का है। मार्क्स का ये मानना था लोग धर्म के लिए कट मर सकते हैं। जैसे अफीम लोगों को नशे से खोखला कर देता है, वैसे धर्म जो है किसी राष्ट्र को खोखला कर सकता है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये जो इनका कथन है कुछ हद तक सही भी प्रतीत होता है। हमारे भी देश में आजकल आप लोग देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं बहुत सारे जगहों पे। ये जो अभी रामनवमी का जुलूस निकला उसमें भी कई जगह ऐसे देखने को मिला। तो धर्म के नाम पे लोग अक्सर कट मर रहे हैं, जो कि अनावश्यक है। उस पर जितना लोग गंभीरता से विचार करते हैं उतने गंभीर बनने की आवश्यकता है नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इस पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, यहाँ 2 चीज़ें हैं। इसका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आपकी आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। अब इसके जगह अगर क्वेश्चन में कह दे आपका लोकसभा विधानसभा की जगह अगर कह दे राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा या विधान परिषद की बात कर दे तो फिर आप यहाँ पे मिनिमम आयु कितना लगाएंगे? 30 वर्ष। ठीक है, अगर लोकसभा या विधानसभा पूछे तो 25 वर्ष,
और राज्यसभा या विधान परिषद पूछे तो 30 वर्ष। और मान लीजिए इसके जगह पूछ दे कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे 35 वर्ष कर दीजिएगा, ठीक है। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। इस पर एक चीज छूट रहा था कि राज्यपाल मिनिमम कितना उम्र होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, तो राज्यपाल के लिए भी जो मिनिमम उम्र है वो 35 वर्ष ही है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए मिनिमम 35 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। तो ये डिटेल में आप समझते चलिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद में? देखिए, राष्ट्रपति के पास जो 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352 और 356 और 360, ठीक है। ये 3 आर्टिकल, 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति को एक शक्ति के रूप में उभारते हैं। तो जो अनुच्छेद 352 है, ये तीनों देखिए आपातकाल से ही संबंधित हैं। जो अनुच्छेद 352 है, ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में आपात स्थिति लागू करने के लिए राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करता है, ठीक है। देश में आपात स्थिति लगाने के लिए, जैसे भारत और चाइना से युद्ध हो जाए और परिस्थितियां जो है हमारी विकट हो जाए, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपात लगा सकता है। अनुच्छेद जो 356 है वो कहता है कि किसी अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो वहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद जो 360 है, ये कहता है कि अगर देश में कोई वित्तीय आपात आ जाए, वित्तीय आपात लगानी हो, तो वो अनुच्छेद 360 का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार 3 अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ देती हैं, अनुच्छेद 352, 356, 360, तीनों पर हम लोगों ने बात कर ली। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। देश में 352 के तहत, राज्य में 356 के तहत, और वित्तीय आपात जो होता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, कहीं और आपको ये सब नहीं मिलेगा, केवल और केवल कॉमर्स ग्रुप पर ही मिलेगा। तो चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। आइए 30वां प्रश्न देखते हैं। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो देश की रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। किस राज्य में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? तो ये अनुच्छेद जो 14 है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अनुच्छेद जो 14 है उसमें बोला गया है कि जो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। देखिए, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें अनुच्छेद 14 में समानता का जो अधिकार है उसमें इन चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। जो हमारा समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 14 में ही इसका उल्लेख किया गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है। देखिए, हमारा जो संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में कुल 7 जो है फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है। कितने राइट्स थे? फंडामेंटल राइट्स कुल 7 थे, फंडामेंटल राइट्स 7 थे। लेकिन वर्तमान में जो है हमारे पास कुल 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। यानी जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है अब हमारे फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया है, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978, तो इसको भी आप याद रखेंगे, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 300 क, ठीक है, अनुच्छेद 300 ए या 300 क के तहत उसे क्या बना दिया गया? केवल और केवल एक कानूनी अधिकार, यानी आपका लीगल राइट्स हो गया, न कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये जो हमारा 7वां संपत्ति का अधिकार था उसको अब इन्होंने कानूनी अधिकार बना दिया। तो हमारे पास वर्तमान में कुल 6 ही मौलिक अधिकार हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए, देखिए 32वां प्रश्न। मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है?
तो मुख्यमंत्री किसे अपना त्याग पत्र दे सकता है? बहुत ही आसान है, जल्दी से बताइए किसे दे सकता है? मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र जो है केवल और केवल राज्यपाल को देता है, क्योंकि राज्यपाल ही जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन इसमें 4 है। जो राष्ट्रपति है, इस पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देगा। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है, सॉरी, लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं, राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को समर्पित करेगा। चूंकि देखिए मुख्यमंत्री जो है राज्य के लिए है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल को देगा। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, पूरे देश का संवैधानिक प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति को ये समर्पित करेगा। और ये जो विधानसभा का अध्यक्ष है या लोकसभा का अध्यक्ष है, तो विधानसभा का अध्यक्ष है तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को, अगर लोकसभा का अध्यक्ष है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में बात ही किए थे कि 1993 में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, 73वां पंचायती राज से संबंधित था और 74वां जो है नगर निकाय से, उसी के तहत महिलाओं को जो है 1/3 यानी 33% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, और महिलाओं को जो है लोकसभा और विधानसभाओं में भी आरक्षण की चर्चा हो रही है, जिस पर बिल भी आया, चर्चा भी हुआ, लेकिन उस बिल को अभी स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया गया है, जिस पर अभी बिल पारित नहीं हो पाया है। जैसे ही वो पारित हो जाएगा तो फिर लोकसभा और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो संघ और राज्यों के बीच जो विधायी अधिकार होते हैं वो किसके तहत? तो संघ सूची के तहत, समवर्ती सूची के तहत, राज्य सूची के तहत, यानी इनमें से सभी जो ऑप्शन है वो सही है। जो संघ सूची है उस पर देखिए जो नियम बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास होता है। संघ सूची में जो भी अनुच्छेद हैं, जो भी व्यवस्था है, राज्य सूची में राज्यों को अधिकार है उस पर नियम कानून बनाने का। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। अगर केंद्र ने समवर्ती सूची के किसी प्रावधान पर नियम बना दिया तो फिर राज्य ने भी अगर उस पर बनाया हुआ है तो राज्य का जो नियम है वो समाप्त हो जाएगा, वहाँ पे केंद्र का ही फॉलो किया जाएगा नियम। ठीक है, तो ये संघ, राज्य और समवर्ती जो सूची हैं ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को प्रदर्शित करती हैं। आइए 35वां देखिए। कहाँ का संविधान बनावट में संघात्मक परंतु भाव में एकात्मक है? तो ये हमारे देश का संविधान है, भारत का, जो बनावट में जो है कि संघात्मक परंतु भाव में एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। कानूनों का ऐसा दस्तावेज जिनके आधार पर सरकार का स्वरूप निश्चित होता है क्या कहलाता है? तो ये जो है संविधान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था वो सन 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था। और उस संशोधन में क्या क्या हुआ था इसको भी आप नोट कर लीजिए कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, प्रथम संशोधन में क्या किया गया? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जब हमारा संविधान बना था उसमें केवल 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो 1951 में ही जोड़ी गई थी और बहुत सारे अनुच्छेद को भी उसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, उसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन किया गया। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख। ठीक है, 31 क और ख 2 नए अनुच्छेद बढ़ाए गए थे जिसमें जमींदारी प्रथा उन्मूलन को वैधानिक प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आप लोग नोट करते चलें, चर्चा करते चलें और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 38 क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप जानते ही हैं। भारतीय संविधान सभा ने जो है कि भारतीय संविधान को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए भारतीय संविधान सभा जो थी वो उसमें कई सारे सदस्य थे। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें जो निर्वाचित सदस्य थे उन्हीं के द्वारा जो प्रतिनिधि नियुक्त हुए थे वही संविधान सभा में सदस्य थे। तो उन्हीं ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया और हमारे संविधान के निर्माण में कुल
कितने वर्ष लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए। 39 क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उन्हीं ने उस दिन सभा की अध्यक्षता की। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर को, द्वितीय अधिवेशन जो हुआ 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो फिर 13 दिसंबर को तृतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान का उद्देश्य प्रस्तुत कर जो है कि संविधान की आधारशिला रखी थी। आइए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई? तो मोतीलाल नेहरू ने सन 1928 में अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग को उठाया था। ये वही मांग पत्र है जिसके आधार पर जब हमारा संविधान बना तो उसमें कुल 7 मौलिक अधिकारों को रखा गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को उसमें रखा गया। किसके तहत? ये जब 1928 में अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की जा रही थी, तो उसी व्यवस्था को देखते हुए जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें कुल 7 मौलिक अधिकारों को रखा गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे राजनीति विज्ञान के, और उनसे मिलते जुलते उस प्रश्न के इर्द गिर्द जो भी थे मैंने आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको अभी भी कहीं कोई डाउट्स है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।